अपने चैप्टर के, और ये मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। और किसी चैप्टर में इसके पहले मैंने नहीं किया है, क्योंकि बाकी चैप्टर मुझे पता है आप कंट्रोल में ले सकते हैं, एक्सेप्ट दिस चैप्टर। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर हमारा 18 है। और चैप्टर नंबर जो 18 है, इस चैप्टर का नाम है दी चार्ज। मैं बड़े आराम से शेयर कर रहा हूँ, पूरे सेशन में इसको हम लोग सिर्फ रिवीजन करने वाले, रिकैप। सो चैप्टर नंबर हमारे पास 18 है, और इस चैप्टर का नाम है दी चार्ज। और जो चैप्टर 18 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BNSS से। अगर यही बात हम लोग इंडियन पिनल कोड, सॉरी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 17 होगा, जहां पर ये चार्ज के बारे में बात की गई है। चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दी चार्ज जो चैप्टर है, ये कंप्लीटली दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें एक हिस्सा है जो पार्ट ए है, और एक दूसरा हिस्सा है जो पार्ट बी है। पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट ए में हमारे लिए मिलता है फॉर्म ऑफ चार्ज, फॉर्म्स ऑफ, सॉरी फॉर्म ही है, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो हम लोग पार्ट ए में जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्जेस। दूसरा जो हिस्सा है उसमें हम लोग बात करते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। दूसरा जो हिस्सा है उसमें हम लोग बात करेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की। अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए में जो हमारे पास सेक्शन बनता है, सेक्शन है 234, 234 से लेकर के सेक्शन है 240 तक। सेक्शन 234 से सेक्शन जो बनेगा वो बनता है 240 तक। जबकि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, तो सेक्शन 241 से लेकर के कहाँ तक, 241 से लेकर के 247 तक पूरा का पूरा इसमें डिस्कस किया गया है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में। हालांकि ये पूरा पार्ट पार्ट बी के अंदर आता है, लेकिन इसमें ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के अलावा भी कुछ बातें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो कहने का मतलब क्या है, जरा शांत ध्यान से समझेंगे। हम लोग सिर्फ रिकैप कर रहे हैं, मैं बार बार आपको माइंड में याद दिला रहा हूँ। फॉर्म ऑफ चार्जेस लिखा गया है, इसका हेडिंग क्या है, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन 234 से लेकर के 240 तक, यानी 234, 235, 236, 237, 238, 239 और 240, ये जितने भी आपको सेक्शंस मिले, इन सारे सेक्शंस में फॉर्म की ही बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब मिली जुली बातें हैं, यानी फॉर्म के अलावे भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार्ज के फ्रेमिंग में एरर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि फिर हम सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पार्ट डिस्कस किया गया है कि कोर्ट कैसे अल्टर कर सकती है चार्ज को, ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि चार्ज को अल्टर करने के बाद क्या क्या सिचुएशंस सर्कमस्टांसेज होते हैं, या चार्ज अल्टर करने के बाद किस प्रोसीजर को या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है आफ्टर अल्टरेशन ऑफ द चार्ज। तो ये सारी बातें आपको पार्ट ए में ही मिलेंगी। तो चलिए हम लोग अगर पार्ट ए का एक समरी ले लेते हैं, पहले सिर्फ समरी लेंगे पार्ट ए का। तो पार्ट ए में क्या क्या मिलेगा, सेक्शन वाइज ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जिससे हम लोग बात करेंगे किसकी, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। ये आपको मिलता है सेक्शन 234 234 में। दूसरा जो पार्ट आता है उसमें हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सो टाइम कॉमा प्लेस एंड पर्सन ये हमें मिलता है सेक्शन 235 235 BNS में मिलता है। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट पार्ट ए में जो आता है उसमें बात करते हैं मैनर की। सो व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। तो जो काम की बात है वो आपको जरूर मार्क करना चाहिए, मस्ट लिख दिया और मस्ट बी स्टेटेड।
सो कब, किस मामले में, किस सिचुएशन में, किन अपराधों के मामले में मैनर हमें मेंशन करना पड़ेगा एज फार एज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कंसर्न। तो सेक्शन हमारा लगता है 236 236। यहीं तक असल में हम लोग मामला अगर देखें तो फॉर्म और कंटेंट का पार्ट जो है यहीं तक आके कवर खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ है नहीं, बट स्टिल कुछ बातें हैं जैसे हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट इज वर्ड्स इन चार्ज, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, इन सेंस ऑफ लॉ, अंडर विच, अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। तो ये जो मामला है वो आता है सेक्शन 237 बीएनएसएस में। क्लियर, यहां तक मामला आता है 237 बीएनएसएस। तो अगर ध्यान से देखें तो पार्ट ए का जो टाइटल है, टाइटल को अगर हम जस्टिफाई करने की बात करें तो ये कहता है फॉर्म ऑफ चार्जेस। आप इसको जितना डीप जितनी बार रिपीट करें, मैं कहता हूं ना, वो आप लोग भी जानते हैं, मरा मरा बोलने से राम निकलने लगता है। तो फॉर्म ऑफ चार्जेज यही, सिर्फ आप टाइटल ही 10 बार 20 बार 50 बार सिर्फ रिपीट कीजिए। जैसे मंत्र रिपीट करते हैं ना, वैसे आप इसको 4 5 10 20 50 बार रिपीट कीजिए। कोई 2 3 घंटा नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। फॉर्म ऑफ चार्जेज, फॉर्म ऑफ चार्जेज, फॉर्म ऑफ, व्हाट इज फॉर्म ऑफ चार्जेस। आपको खुद फील हो जाएगा, खुद यू विल एनालाइज, आप खुद उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां आप खुद से खुद पता लगेगा कि आफ्टर ऑल इसमें है क्या और क्या चीजें निकलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिपीट करें फॉर 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो क्या निकल जाएगा, फॉर्म ऑफ चार्जेस, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो फॉर्म का मतलब मैंने पहले बता रखा, फॉर्म का मतलब होता है प्रारूप, फॉर का मतलब होता है फॉर्मेट। तो हम किसकी बात करेंगे, चार्जेस के फॉर्मेट की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, चार्ज के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो चार्ज के जब फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट में क्या मिलेगा, चार्ज में आरोप का फॉर्मेट कैसा होता है, आरोप कौन बनाता है, आरोप के फॉर्मेट में क्या लिखा रहेगा। तो जब चार्ज के फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो फॉर्मेट में लिखा रहेगा कंटेंट, यानी कि चार्ज का कंटेंट में क्या लिखा रहेगा, दैट इज सेक्शन 234। इसके अलावा चार्ज के फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में क्या रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा कि भाई किस व्यक्ति ने अपराध किया है, कब किया है, कहाँ किया है, ये लिखा रहेगा, किस समय किया है, किस जगह पर किया है, और किस पर्सन ने किया है, दैट इज TPP, टाइम प्लेस पर्सन, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 235 ऑफ BNSS। इसी तरीके से अपराध किस तरीके से हुआ है उसका मैनर भी मेंशन हम करते हैं जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तब। तो ये क्या आया, ये भी अगेन आप देखेंगे ध्यान से, तो फॉर्म ऑफ चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्जेस, फॉर्म ऑफ चार्जेस में आएगा। यानी चार्जेस के फॉर्मेट में, चार्जेस के प्रारूप में आपको ये मिलेगा। प्रारूप क्या क्या आएगा, प्रारूप में आपको मिलेगा कंटेंट, क्या लिखा होता है, प्रारूप में मिलेगा क्या लिखना है। तो प्रारूप में क्या लिखना है, जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे, यानी हमारे जो कोर्ट सो कॉल्ड मजिस्ट्रेट साहब हैं, जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तब हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है, दैट इज द पॉइंट। तो हमें कंटेंट्स मेंशन करना होता है, किस लैंग्वेज में करना होता है, ये सारी बातें हम करते हैं। उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसमें जब चार्ज फ्रेम करते हैं तो क्या मेंशन करना है, ऑलवेज रिमेंबर क्या मेंशन करते हैं हम, यहाँ पर याद रखिए क्या मेंशन करेंगे। हमें मेंशन करना होता है सेक्शन, हमें मेंशन करना होता है ऑफेंस, उसका कोई डेफिनेशन है तो, उसका कोई नाम है तो। इसके अलावा टाइम प्लेस पर्सन का जिक्र करना होगा, उसमें क्या मेंशन करना होगा, तो हमें मैनर मेंशन करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के मामले में। और इसके अलावा जहां पर हम चार्ज की बात करते हैं सेंस ऑफ लॉ में, तो वो सेंस ऑफ लॉ के सेंस में हमें वर्ड जो शब्द है उसका जिक्र करना पड़ेगा। ये यहां तक जो मामला है सीधे सीधे फॉर्मेट को डील करता है। यहां से थोड़ा ब्रेक अगर कर दें तो पॉइंट नंबर 5 जो डिस्कस करता है वो कहता है इफेक्ट ऑफ एरर्स, इफेक्ट ऑफ एरर्स। सो हम यहां पर देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एरर्स। तो फॉर्मेट में इसको डालना थोड़ा मुश्किल है, फॉर्मेट में अगर डालेंगे तो इसको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको लिंक भी नहीं कर पाएंगे फॉर्मेट में।
ये सीधी अलग अलग ही लाइन पकड़ लेता है, अलग ही ट्रैक पकड़ता है और कहता है कि चार्ज फ्रेम करते वक्त अगर मजिस्ट्रेट से गलती हो जाए तो उसमें क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 238 ऑफ द BNSS। अगेन कहाँ है, 238 BNSS। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि अगर चार्ज अल्टर किया जाए तो कोर्ट कब अल्टर कर सकती है। सो कोर्ट में अल्टर चार्ज, कोर्ट में अल्टर चार्ज, दिस इज अंडर सेक्शन 239 BNSS। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट निकलता है उसमें हम लोग बात करते हैं रिकॉल ऑफ विटनेसेस। तो रिकॉल ऑफ विटनेसेस क्या है, चार्ज अल्टर करने के बाद कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने चार्ज अल्टर कर दिया, तो अल्टर करने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो यहां पर है। सो यहां पर चार्ज अल्टर कॉमा लगा दिया है जानबूझ के, अल्टर करने के बाद का प्रोसीजर, करने के बाद का प्रोसीजर। सो यू कैन से इन इंग्लिश प्रोसीजर आफ्टर अल्टरेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में जिनको लिखना है लिख सकते हैं प्रोसीजर आफ्टर अल्टरेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज अल्टर करने के बाद का प्रोसीजर क्या है, तो उसमें कहते हैं विटनेस को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। सो क्या है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिकॉल ऑफ विटनेसेस। इसके अलावा बहुत कुछ है, शॉर्ट में लिखा है रिकॉल ऑफ विटनेसेस, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, व्हेन चार्ज अल्टर्ड, ये यहां पर मामला है। और ये कहां मिलता है, अंडर सेक्शन 240 BNSS, ये यहां पर मेंशन हो गया। सो फॉर्म में क्या है, फॉर्म में हमें अगर आप ध्यान से देखिए तो 6 पॉइंट्स हैं या 6 सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस है मेजर, मेजर 6 सेक्शन जो हम याद रखें। टोटल तो आपको 7 दिखेंगे, टोटल कितने हैं 7, और 7 में से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ओके। तो टोटल हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 7, तो 7 में से 4 एक साइड है और 3 एक साइड है। तो 4 में हमारे पास क्या है, यानी 4 ही सेक्शन ऐसे हैं जो वास्तव में फॉर्मेट की बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, अलग अलग कहानी आती है। इसमें से एक इफेक्ट का मामला है और 2 अल्टरेशन का मामला है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और आपके लिए सुविधा दे दें और इसको और सुविधा में ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ले लें ऐसे फॉर्मेट, ऐसे कर देते हैं फॉर्मेट ले जाए, ऐसे ले लें फॉर्म ऑफ चार्जेस, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो अगर हम इसको सिर्फ इसको लें तो क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, सेक्शन 234, 235, 236, 237, बस यहीं तक मामला फिनिश। अगर हम सिर्फ अगर एकदम स्ट्रिक्टली थोड़ा इंटरप्रिटेशन निकालें तो यहाँ तक मामला बनता है। इसमें 237 ना भी लें तो चलेगा, लेकिन ले लेंगे हम लोग जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ से बात जो चेंज हो जाएगी 237 के बाद से, ये यहाँ से सीन बनेगा, दैट इज इफेक्ट वाला मामला। तो एक अलग ही पॉइंट बना जिसमें हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एरर। सो इफेक्ट ऑफ एरर्स इन चार्ज, मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, वो वहां पर शॉर्ट लिखा है तो हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये कहाँ मिलता है, सेक्शन 238। इसके बाद लास्ट एक पार्ट मिलता है, लास्ट ही बोल रहा हूँ यानी 3 हिस्सों में बट गया। लास्ट में क्या मिलता है, सिर्फ हमें मिलता है अल्टरेशन। सो कोर्ट अल्टर करेगा और अल्टरेशन के बाद क्या होगा, दैट इज व्हाट इट सिंपली से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोर्ट में अल्टर चार्ज एंड आफ्टर अल्टरेशन प्रोसीजर। सो यहाँ पर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं आप, अल्टरेशन ऑफ चार्ज, ऐसे करते अल्टरेशन ऑफ चार्जेस एंड प्रोसीजर देयर आफ्टर, उसके बाद का देयर आफ्टर क्या प्रोसीजर होगा। इसमें क्या लगा देंगे, तो हमारे पास सेक्शन आ जाएगा 239, इसके अलावा आ जाएगा 240, तो 2 सेक्शन उठा के डाल देना है। अल्टरेशन ऑफ चार्ज में आ जाएगा 239 और प्रोसीजर देयर ऑफ में आ गया 240। ये हो गया समरी। अगर इसको भी और छोटा करना है तो और भी मैं आपके लिए छोटा कर देता हूं, और इजी हो जाएगा।
देखिए हमने क्या करना है, हमारा चैप्टर का नाम है दी चार्ज। अभी तक जो बताया उसी का मैं शॉर्ट कर रहा हूं, समरी का समरी निकाल सकते हैं हम लोग। इसके नीचे हमारे पास आ गया पार्ट ए। हम पार्ट ए की फिलहाल बात करेंगे। पार्ट ए में क्या मिलता है हमें, फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब सिर्फ तीन हिस्से में डायग्राम बना देंगे, यही आपको मिलेगा। तीन हिस्सों में बांट दिया, एक में क्या मिल जाएगा हमें, फॉर्म, तो फॉर्मेट मिल जाएगा, तो यहां से हम लिख लेंगे फॉर्मेट या फॉर्म्स, ऐसा ही लिख लीजिए फॉर्म्स, फॉर्म FORM, फॉर्म ऑफ चार्जेस। इसमें क्या लिख देना है, 234, 235, 236, 237 हो गया BNSS। इसमें थोड़ा अलग करके लिख दीजिए इफेक्ट ऑफ एरर। दूसरा क्या मिलता है पार्ट ए में, इफेक्ट ऑफ एरर। अब ये सवाल अगर पीटी में कहीं पूछ दे, इफेक्ट ऑफ एरर ये किस पार्ट में दिया हुआ है, तो पार्ट ए आपको याद रह जाएगा, पार्ट ए। इस तरह के क्वेश्चन जो एकदम छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं। ये सब आपको नॉर्मली उत्तराखंड वगैरह स्टेट में, छोटे छोटे स्टेट्स में पूछे जाते हैं। गुजरात में भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं बच्चों वाले। गुजरात का जुडिशरी काफी इजी है, मेरे को गुजरात से बहुत ज्यादा रिव्यू आए हैं। गुजरात में हम लोग जितना लेवल मेहनत करते हैं यहाँ पर अपने यहाँ सेशन में, हम लोग के सेशन में डीजेएस, बिहार, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ ये सब है, लेकिन इतना जितना लेवल हम लोग जाते हैं ना, इतना लेवल का क्वेश्चन वहां पर पूछा ही नहीं जाता, बहुत इजी। तो वहां पर गुजरात में दिक्कत क्या है, गुजराती लैंग्वेज उन्होंने एक बना देखा है, जिसको गुजराती पास होगा, जो गुजराती में पास करेगा उसी को बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ADJ में भी हमारे यहाँ से कुछ लोग गए तो उनको गुजराती में 30 नंबर चाहिए, 30 में 29 नंबर दे के लटका दिया, एक नंबर नहीं दिया, सिर्फ एक नंबर। एक नंबर की वजह से गुजराती जो व्याकरण होता है उसमें उनको फेल कर दिया, नहीं हुआ। तो हम लोग जिस लेवल पे पढ़ते हैं ना चीजों को, उतने लेवल में दूसरे दूसरे स्टेट जैसे DJS हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, MP हो गया, ये सब निकल रहा है। इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जिनको गुजरात गुजरात अगर देने का सोचें तो। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ एरर्स। तो अगर हमारा एरर का मुद्दा होगा तो कहां लेके चले जाएंगे, सेक्शन बन गया 238, सिंपल है। और लास्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, अल्टरेशन ऑफ चार्जेस। सो अल्टरेशन ऑफ चार्जेस। ओके, और इसमें क्या लगा देंगे, एंड प्रोसीजर देयर आफ्टर, तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्रोसीजर देयर आफ्टर। तो यहां पर क्या हो गया, अल्टरेशन ऑफ चार्जेस के लिए हमने क्या रख देना है, 240, यहां पर आ गया 240, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं सेक्शन 240 एंड 241। ये मामला हुआ। अब ये डायग्राम आप लिख लो तो आपके लिए आसान रहेगा पीटी में या रिवाइज करने के लिए। ये लिखना है ये लिख लो, ऊपर का लिखना है ऊपर का लिख लो, जो लिखना है आपको लिख सकते हो, सब लिख लो। मैं तो ये कहूंगा कि जितना है सारा का सारा आप उतारते चले जाइए, आपको खुद आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे हम चीजों को छोटा 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 करते हैं। अब यही बात जो मैंने बताई है, इसी को आप रोज 10 दिन रिवीजन कर लो ध्यान से। 10 दिन बोल दिया, अगर रिवीजन कर ले, 10 दिन भी ज्यादा बोल दिया, 7 दिन भी कर लो, 5 दिन भी कर लो आप, मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन समय निकाल के, जितना आपको बताया इसका आप भी समरी निकाल सकते, इससे भी छोटा कर लोगे आप। इसका भी बोलते हैं ना कि एकदम बच्चा का बच्चा, माइक्रो का माइक्रो बना लोगे आप। ओके, नाउ अब आइए इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट जरा डिस्कस करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या निकलेगा, तो पार्ट बी में हम जब बातें जाते हैं तो पार्ट बी में हमें मिलता है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। क्या मिलेगा, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। सो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है सेक्शन 241 से लेकर के 247 तक, 241 से 247। फिर से रिपीट करना है बार बार, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लोग बैठ करके बोलते हैं ना, पंडित ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि ये माला में ये मंत्र जपो, आप गारंटी ले लो मेरे से, सच बता रहा हूं, करके देखो आप। आपने सिर्फ टाइटल को 10 बार पढ़ लिया, 10 बार माला की तरह पढ़ लिया। 108 बार हिंदुओं में माला होती है, मुस्लिमों में पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, शायद 27 या 54 ऐसे होती होगी, आई एम नॉट श्योर,
तो मैं उस पर पक्का नहीं बोल सकता। लेकिन कहते हैं ना 108, 127, 54, ऐसे वटेवर, एक पर्टिकुलर शुभ नंबर होता है। उतनी बार अगर आप सच में रिपीट कर लो किसी टाइटल को, किसी टॉपिक को, सिर्फ टॉपिक को रिपीट कर लो, यू विल फील उसके अंदर क्या हो सकता है। यू विल रियलाइज कि उसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है, उसमें क्या लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिखा जा सकता, आपको खुद से एनालाइज होने लगेगा। ये करके देखने की चीज है। जब बोलते हैं ना कि जो खाना खाएगा वही टेस्ट बता पाएगा, मैं बाहर बैठ करके अगर देखूंगा तो उससे मेरे को पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या है, कैसा टेस्ट है। नाउ सी, पार्ट बी में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के ज्वाइंडर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिचुएशन एक याद रखिएगा, व्हाट इज द रूल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट चार्ज के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है। एंड व्हाट इज दैट गोल्डन स्टेटमेंट? सेपरेशन ऑफ चार्जेस और सेपरेशन ऑफ ट्रायल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेट चार्ज एंड सेपरेट ट्रायल इज द रूल, वाइल ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस इज एन एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन बनता है मेंस में, 10 नंबर के लिए पूछ दे, 20 नंबर के लिए पूछ दे, 15 नंबर के लिए पूछ दे, 7 नंबर के लिए पूछ ले, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे। उसमें कुछ नहीं टेंशन लेना। अगर ये पूछ दिया कि भैया देखिए रूल क्या है, रूल है कि हर एक चार्ज का सेपरेट ट्रायल होगा, हर एक अपराध का सेपरेट ट्रायल होगा, दिस इज ए रूल। एक्सेप्शन क्या है कि सब ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज हो जाते हैं। तो अगर ये सवाल पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना। पार्ट बी में 241 से लेकर के 247 तक का पार्ट है, आपको 246 तक के पार्ट जो मिला जुला के लिख देने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सिचुएशंस बताने हैं आपको, जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर नंबर 7 नंबर के लिए तो थोड़ा कम लिखना है, 10 नंबर के लिए तो थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, 20 नंबर के लिए तो थोड़ा और ज्यादा लिखना होगा। क्लियर? नाउ आइए, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या निकलता है? पहला रूल ये कहता है, यानी पार्ट बी में ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस में कहता है, इसलिए अक्सर हम लोग गड़बड़ करते हैं, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। कभी गौर किया है आपने इस चीज को? और जो कभी गौर करेंगे ना तो आपका सच में लिटरली आपका सर दर्द करेगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और खास करके जो न्यू कमर होंगे वो ज्यादा परेशान होंगे। आप ऊपर कह रहे हो, पार्ट बी में टाइटल दे रहे हो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, और ज्वाइंडर का मतलब एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझता है कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है। ज्वाइंट शब्द का मतलब ही लोग समझते हैं। तो आपने कहा ऊपर में टाइटल में कहते हो सर ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, और यहां आके कहते हो ज्वाइंट सेपरेट चार्जेस। मतलब व्हाट यू वांट टू से, टाइटल कुछ, मतलब रैपर में कुछ, और अंदर मटेरियल में कुछ। तो ऐसा नहीं है, ये समझने का फेर है। ऊपर लिखा है इन्होंने ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, जरूर है, टाइटल में लिखा है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, एकदम 200% बात सही है। लेकिन इसके लिए रूल क्या है? दिस इज द रूल, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, दिस इज द रूल। ओके, नाउ, और यही बात आती है कहां पर? सेक्शन 241 में आती है। तो ये हो गया सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। अब इसका एक्सेप्शन यहां से शुरू हो गया। एक्सेप्शन में कहते हैं ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड, जो काम की चीज है, देखिए मैं बोल्ड में लिख दे रहा हूं, ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर, विद इन ईयर may be charged together, within year may be charged together। इसमें आता है सेक्शन 242, 242। सो ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज्ड टुगेदर। सेम काइंड का है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज टुगेदर, एक जगह इकट्ठा कंबाइन ज्वाइंडर कर सकते हैं। इसीलिए ये हो गया हमारा एक्सेप्शन 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, हमने यहाँ सीरियल नंबर दिया है। ठीक है, नाउ उसके बाद कहते हैं ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। अब इसी को आप 10 बार रिपीट कीजिए मन में, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस।
ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम, ट्रायल फॉर, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। मतलब आपने इतनी बार रिपीट किया तो आपको पता चल गया क्या, मोर देन वन ऑफेंस का ट्रायल, जहां पर एक से अधिक अपराध किसी अपराधी ने कर दिया है, किसी एक अपराधी ने एक से अधिक अपराध कर दिया है, तो उसका ट्रायल, उसके ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात हो गई ना, कॉमन सेंस लगाइए, मोर देन वन ऑफेंस। जब हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जब पार्ट ए में हमने फॉर्म पढ़ा, हमने जब फॉर्म देखा, सेक्शन कहाँ 234 में, तो 234 के फर्स्ट पार्ट में, नहीं फर्स्ट क्लॉज में ही सबसे बहुत क्लियरली लिखा है सब सेक्शन 1 में कि हर एक अपराध के लिए एक चार्ज होगा, हर एक ऑफेंस के लिए एक चार्ज होगा। एक चार्ज का मतलब एक ऑफेंस, और ऑफेंस का मतलब सेक्शन नंबर होगा। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। इट मींस हम एक से अधिक सेक्शन, एक से अधिक अपराध के विचारण या उसके ट्रायल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 4 5 6 7 2 3, इस सेंस में क्या है, होलसेल थोक के भाव में अपराध है। तो जब तक हम उन अपराधों को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, तो ट्रायल कैसे एक चला सकते हैं भाई, बात तो सीधी है ना। तो एक ट्रायल चलाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उन अपराधों को एक जगह इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट सिंपली सेज। और इसका अगर आप देखोगे सब 230, 243, 230 कर रहा हूँ, 243, 243 ये रहा। इन्होंने पहले ही कहा था, हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रीफ में। इफ इन वन सीरीज ऑफ फैक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन, अगर इसका हम लोग क्या देख सकते हैं इलस्ट्रेशन, यहां पर क्या लिखा था, एक सीरीज में एक ट्रांजेक्शन में एक से अधिक अपराध किया, एक आदमी अपराधी है जो एक दूसरे अपराधी को छुड़ाने के लिए जाता है, ए रेस्क्यूज बी, ए अपराधी हो गया, और किसको रेस्क्यू कर रहा है, बी को, और रेस्क्यू करने में किसको पीट पाट के चलाया, सी को। तो एक सीरीज में उसने 2 3 अपराध कर लिए। तो भैया जब 2 3 अपराध कर चुके हो तुम, तो जब तक उन 2 3 अपराधों को एक जगह तुम क्लब नहीं करोगे, एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक तुम क्या कर सकते हो, उसका ट्रायल चला सकते हो, द आंसर इज नो। वही बात यहां पर सेक्शन 243 में कही गई है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। वो कौन कौन से सिचुएशंस होंगे, वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जहां पर एक से अधिक अपराध करने पर किसी अपराधी के द्वारा उसका ट्रायल एक ही जगह चलेगा। उसके लिए इन्होंने बकायदा बड़ा लंबा चौड़ा इलस्ट्रेशन दिया है। और इसमें याद रखिएगा, सेक्शन हमारा बनता है 243, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं सिर्फ पढ़ करके उतनी बार कोशिश कीजिए करने के लिए, ठीक है। सो 243 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो याद रखना है आपको कि इसमें सेक्शन के सब सेक्शन कितने हैं, 243 सब सेक्शन 1 से लेके 243 सब सेक्शन 5 तक का मामला इसमें है। और इन सब में क्या मिलता है आपको, ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन मिलता है, इलस्ट्रेशंस। तो आपको इलस्ट्रेशंस पर ध्यान देना है। ओके, नाउ अब आइए इसके चौथे पॉइंट पर, फॉर द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट निकलता है जहां कहते हैं वेयर, अगर यहां पर फिर एक चीज हम लोग छोड़ रहे थे, ये एक्सेप्शन नंबर अगर हम इसको 1 मान रहे थे तो एक्सेप्शन नंबर 2 हो गया। नाउ सी, अब यहां पर कहते हैं वेयर इट इज डाउटफुल, बहुत क्लियर कह रहा है, कहता है जहां पर आपको डाउट हो जाए, मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन है, बीएनएसएस कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब रुक जाओ, इफ यू हैव एनी डाउट about the offense, what offense has been committed by the offender, what offense has been committed by the accused person, क्या ऑफेंस कमिट किया है अक्यूज्ड पर्सन ने। अगर आपको उसमें डाउट है तो आपको जो भी अपराध दिखता हो प्राइमा फेसाई कर लो भाई। तो हम लोगों के टीचर जो थे बड़े मजाक में कहते थे कि जब ग्रुप मैरिज होता है, शादी जब होती है, और शादी जब होता है ना, सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, तो सामूहिक विवाह में सब लड़कियां एक ही जैसे ड्रेस पहनी है,
तो लड़कियों की अक्सर क्या होती है, अदला बदली हो जाती है। अगर उनके साथ उनके कोई परिवार रिश्तेदार ना हो तो अक्सर लड़कियों की अदला बदली हो ही जाती है। तो अब क्या करोगे, तुम शादी करने आए हो तो तुम अब सबका मुंह उठा के तो देख नहीं सकते हो, घूंघट उठा के तो देख नहीं सकते हो कि भाई कौन सी मेरी लड़की है। तो जो मिलेगी उसी को पकड़ के शादी करके ले आते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा ये तो लड़की बदल गई। तो सेम सिचुएशन यहाँ है। आपको डाउट है तो जो मिला सो रगड़ दो। आपको एक अपराध मिलता है एक अपराध पे बना दो, दो अपराध दिखता है दो अपराध पर बना दो, तीन पर मिलता है तीन पर बना दो, चार मिलता है चार पर बना दो, या किसी एक पर आपका है तो आप जो आपको समझ में आए वो कर दो। सो यू आर फ्री। आपको क्या है, पूरा एक बल्क में मिल गया, आप उसमें से जो खाना है खाओ, चूज करो। कितना आजादी दे रखा है किसको, मजिस्ट्रेट को। सो वेयर इट इज डाउटफुल what offense has been committed, what offense has been committed, this is what it simply says. ओके okay? ये आपको मिलता है सेक्शन 244। कहाँ मिलता है, सेक्शन 244। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, सेक्शन 244 में दो ही सब सेक्शन है और आपको इलेस्ट्रेशन मिलेगा। तो डाउटफुल में क्या बोला है, अगर ध्यान दीजिए तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, जो मिल जाए वो ले लो, सब कहता है जो मिल जाए सब ले लो भाई। कहाँ गया 244, ये रहा यहां से। क्लियर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5। व्हाट इज दैट, ये कहता है, इसको बहुत लोगों को हो सकता है कि तकलीफ हुआ होगा, लेकिन मैं अभी दूर कर देता हूं तकलीफ। तो व्हेन, अगर किसी को तकलीफ हुई होगी तो, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड। ये क्या है, ये भी एक सिचुएशन है जहां पर हम चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं, चार्ज टुगेदर एंड ट्राइड। तो यहां पर कर दीजिए सेक्शन 245। ये है क्या, पहले इसको जरा समझिए। हमने कहा ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, मुंह खोल के सीधा उल्टा बोलता है। कुछ होते हैं ना, आप पॉजिटिव जब करने जाओगे सीधे मुंह खोलेगा निगेटिव, वैसे ही निगेटिव यहां बोलने वाला पहला ही सेक्शन है। कौन सा, पहला सेक्शन है 241, सीधा उल्टा बोलता है। मैं जप रहा हूँ ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, और पीछे से क्या बोलता है, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल, सेपरेट चार्ज। मतलब आपको कितना गुस्सा आएगा, मैं एक शुभ शुभ काम कर रहा हूँ, यह शुभ बता रहा है। सो ये एक्सेप्शन हो गया। अब यही बात कहा गया, यही बात कही जाती है, और यही आपको यही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, किस डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज बनता है और सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल होगा। जितना आप अपराध करोगे उतना ट्रायल बनेगा। बट इसमें दिक्कत है भी क्या, सही बात तो कह रहा है, गलत क्या कहता है ये, सच्ची बात है, ये होना भी चाहिए। अगर मैंने आज, आज की तारीख है 16 अप्रैल, आज मैंने किसी के साथ मारपीट करी और उसका सामान ले लिया, सपोज कीजिए रॉबरी करी आज, और पैसा मिल गया मुझे, सपोज कीजिए 10-20 लाख रुपया मिल गया रॉबरी में, और वो 10-20 लाख रुपया मुझे मिल गया, तो मैं मेरे मजे से दिसंबर तक काट लूंगा। नेक्स्ट ईयर सोचूंगा यार अब क्या करना है, 10-20 लाख रुपए खर्च होने होने वाला है, चलो फिर दूसरा रॉबरी करेंगे। 2025 में मैं फिर जनवरी फरवरी के महीने में फिर एक नया रॉबरी करता हूँ। हो सकता है रॉबरी ना करके इस बार चोरी ही कर लूं, इस बार मैंने दूसरा अपराध कर लिया, थेफ्ट। हो सकता है कि मैंने थेफ्ट रॉबरी ना करके मैं किसी डकैत के गैंग में शामिल हो जाऊं और डकैती ही कर लूं, ये भी हो सकता है। या हो सकता है मैं डकैती विथ मर्डर कर दूं। तो यहां पर यही पॉइंट ध्यान रखना होता है कि ज्वाइंडर कब होगा, ज्वाइंडर किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इन आवर माइंड। हम चार्ज की बात करते हैं, हम आरोप की बात करते हैं, कब आरोप को जोड़ा जा सकता है, कब आरोपों को इकट्ठा किया जा सकता है, कब आरोपों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर सामने 245 की बात थोड़ा करते हैं। ये ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज में आता है, ये क्या बोल रहा है, ये कहता है व्हेन, इसको जरा 10 बार 5 बार जितनी बार आपका दिल करे रिपीट करो, आप सिर्फ टाइटल को जो सामने लिखा है उसको, मार्जिनल नोट्स इसको बोलते हैं, मार्जिनल नोट्स को आप रिपीट करो।
When offense proved included in offense charged. One more time. When offense proved, when offense proved included in offense charged. एक बार और बताता हूं, क्लियर हो जाएगा. When offense proved, क्या बोल रहा है? When offense proved included in offense charged, यानी कोर्ट में जो अपराध साबित किया गया, साबित किया जा चुका है. When offense proved, भाई मैंने कोई अपराध किया और वो अपराध साबित किया जा चुका है. ऑफेंस प्रूव्ड, साबित हो चुका है. अब जो अपराध मैंने किया और वो जो साबित हो गया है, इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, तो जो अपराध साबित किया गया वही अपराध यहां पर चार्ज में आ गया, तब की बात कह रहा है. तो उस सिचुएशन में भी मैं क्या कर सकता हूं? चार्ज को इकट्ठा ज्वाइन टुगेदर कर सकता हूं, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज कर सकता हूं. कब? जब हमारा अपराध साबित हो गया और हमारे अपराध में वो अपराध इंक्लूड हो गए जो चार्ज पर बनाए गए थे. तो इसका एग्जाम्पल बहुत शानदार दिया. अगर आप समझ गए तो बड़ा मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो सच में भारी लगेगा. इसको समझिए, बहुत शानदार एग्जाम्पल है. एक एक लाइन, एक एक वर्ड बता देता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगी अगर ध्यान से पढ़ लेंगे. सिर्फ शांति से सिर्फ सुनना, रिकैप करना. जितने मन में क्वेश्चन है सब एक साइड रखिए, अभी सारा साइड में रखिए, पूरा खत्म कर लीजिए. उसके बाद खुद से एक बार एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि सर आता है कि नहीं आता. मैंने बोला चार्ज के लिए जितना आप मेरे से टाइम मांगो वो दूंगा, लेकिन आपको कम से कम खुद से थोड़ा मेहनत भी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाएगा, हर जगह. नौ सी, यहां पर क्या लिखते हैं, चलिए इसको देखते हैं. एक एग्जाम्पल जो है उसको, ए इज चार्ज अंडर सबसेक्शन, तो छोड़ दिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं. यहां पर किसकी बात कर रहा है? 316 सबसेक्शन 3 बी एन एस की बात करता है. तो चलिए मैं आपको यहां से दिखा भी देता हूं. एक मैं यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी ओपन कर लेता हूं और चले आते हैं सीधे आंख बंद करके. हम कहा? फर्स्ट शेड्यूल में. ये रहा हमारा फर्स्ट शेड्यूल, ये रहा 316, 308 तक आ चुका है, 311, 12, 13, ये रहा 16. ठीक है, ये आपके सामने है 316(2) और 316(3). ये किसकी बात कर रहा है? 316(3) की. तो देखिए, ए एक पर्सन है, मान लीजिए मैं वो पर्सन हूं, आई एम द पर्सन ए, और मेरे खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज फ्रेम किया. किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया है? किस सेक्शन में? 316(3) में मेरे खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है. सो चार्ज फ्रेम हुआ 316(3) बी एन एस में, मजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज किया. आगे सुनिए. अब उसका क्या है अपराध का नाम, वो भी देखिए यहां पर लिखा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यही बात यहां भी लिखी गई है, विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ओके, चलिए. नाउ इसमें सजा कितनी है? देखिए 5 साल की सजा होती है. कॉग्निजेबल ऑफेंस बना हुआ है, ये नॉन बिलेबल ऑफेंस है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है. 316(2) सीबीटी को डील करता है, 5 साल के लिए जेल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट. नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम एज ए कैरियर. देखिए अब यहां पर पेंच आ गया. मुझे, मैं ए हूं, मेरे खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब ने 316(3) के अंदर क्या किया? चार्ज फ्रेम किया. 316(3) के अंदर चार्ज क्यों फ्रेम किया? क्योंकि मुझे किसी ने अपनी संपत्ति, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी सौंपी थी. क्या सोच करके? मेरे को कैरियर ने, एक समझिए कुरियर वाला समझ करके मेरे को सौंपा गया था और मैंने उसके ट्रस्ट का ब्रीच कर दिया, कचड़ा उड़ा दिया. तो जहां पर आपने मुझे, सपोज कीजिए मुझे कोई संपत्ति दी, मूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए दी, और बड़े भरोसे के साथ दी, और मैंने उसके ट्रस्ट का क्रिमिनल ब्रीच कर दिया, आपके ट्रस्ट का क्रिमिनल ब्रीच कर दिया, तो वैसे मामले में एज ए करियर, मेरी कुर्सी क्या है, मेरा पोस्ट क्या है, मेरा पद क्या है, मैं काम क्या करता हूं? कैरियर. तो कैरियर की हैसियत से आपने मुझे वो प्रॉपर्टी ला के दी थी, और कैरियर की हैसियत से मुझे वो प्रॉपर्टी दे के आप गए थे, और मैंने उसमें सीबीटी कर दिया, तो मुझे 7 साल की सजा होगी. कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है. इसमें चार्ज फ्रेम किया, मजिस्ट्रेट को क्या दिखाया एफआईआर में या डॉक्यूमेंट्स में कि मैं कैरियर था और उसमें मैंने प्रॉपर्टी ली और सीबीटी किया.
आगे कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं, इसको बहुत गौर से देखना पड़ता है। यहाँ क्या लिखा है? इट अपीयर्स, ये बड़ा खतरनाक मामला है। इट अपीयर्स, अब मजिस्ट्रेट साहब को सपना आया मान लो रात में, मैं मंत्र विद्या जानता हूं, हो सकता है। इट अपीयर्स, लगता है, दैट ही डिड कमिट, अब मेरे बारे में कहा जा रहा है, ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि ही का मतलब मैं, डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 316। तो अब मजिस्ट्रेट साहब को लगने लगा कि यार, चार्ज तो मैंने फ्रेम कर दिया 316(3) में, एज पर द सर्कमस्टांसेज, एज पर द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अब जब ट्रायल चल रहा है, गवाहों के बयान शुरू हो गए, तो गवाहों के बयान से ये पता चलता है कि सर ने, यानी मैंने 316(3) का काम नहीं किया है, मैंने 316(2) का ऑफेंस किया है। ये अब चार्ज लेकिन फ्रेम हो गया तो 316(3) में, और मटेरियल जो मिल रहा है, जो मटेरियल आ रहा है, जो गवाहों के बयान आ रहे हैं, वो बता रहे कि मैंने अपराध तो किया लेकिन 316(2) का किया है। चार्ज फ्रेम किया 316(3), और साबित क्या हो रहा है? साबित मेरे खिलाफ क्या हो रहा है? 316(2). अब आइए इसी पॉइंट को। सो ही डिड कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 316 316 ऑफ दैट संहिता इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, बट, अब यहां तक तो ठीक है, बट दैट इट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, ये भी बहुत टेढ़ी चीज है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। दो बातें कही हैं, ध्यान से सुनिएगा, सरकमस्टांसेस पर आधारित है। मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईआर देखा होगा, पुलिस रिपोर्ट देखी होगी, इधर उधर देखा होगा, बाकी चीजें देखी होंगी। एज पर द फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेज ऑफ द केस, मजिस्ट्रेट साहब ने प्राइमा फेसाई मेरे खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया, दैट इज अंडर सेक्शन 316 का सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएस, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को जो कैरियर के तौर पर काम करता है, उसको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी गई और उस पर्सन ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, तो उसको 7 साल की सजा होगी। मतलब मजिस्ट्रेट साहब बड़े चौड़े हो रहे हैं और मेरे को 7 साल के लिए जेल भेजने की तैयारी में लगे पड़े। दिस इज द फैक्ट, चार्ज लगा दिया। लेकिन जब गवाहों के बयान आने शुरू हो गए, तो उसने साबित होने लगा, मैटर आ गया सामने से कि नहीं नहीं, सर ने 3 वाला नहीं 2 वाला काम किया था, यानी सादा वाला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था। सर वाज नॉट ए कैरियर वेरियर, मैं वार फिंगर कैरियर वेरियर नहीं था, मैं सिंपल मैं सिंपल सीबीटी मैंने किया है। उसमें सीधा 4 साल की सजा, सॉरी 2 साल की सजा रिड्यूस हो जाती है सीधा, ये मैं 5 साल की हो गई, अप टू 5 years हो गई। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इट अपीयर्स कि भैया हमने क्या किया, सादा वाला सीबीटी किया, सिंपल प्लेन वाला। नाउ, अब यहां पर बट कहते हैं, बट दैट इट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंप देना। तो मैंने सीबीटी तो किया, सीबीटी किया, प्लेन वाला सीबीटी किया, सिंपल सीबीटी किया, लेकिन जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो मुझे नहीं सौंपी गई थी एज ए कैरियर, ये बात साबित हो रही है। बट दैट इट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम एज ए कैरियर। तो मुझे जब आपने आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी कैरियर के हैसियत से दी नहीं, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसका किया नहीं, तो मेरे पर 316(3) लगाने का कोई मतलब बनता है क्या? अरे प्रभु, जब मैं कैरियर होता और आप मुझे कैरियर की हैसियत से प्रॉपर्टी देते, और मैं फिर आपके ट्रस्ट का क्रिमिनल ब्रीच करता, तब 316(3) अगर आप लगाते होते तो जस्टिफाई होता कि मैंने जो किया वो मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा। एविडेंस सामने से आ रहा है, सब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। सीबीटी हुआ है लेकिन कैरियर वाला सीबीटी नहीं हुआ है। इसलिए क्या लिखा है यहां पर? ही मे बी कन्विक्टेड, लास्ट में क्या लाइन लिखते हैं? ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ सीबीटी अंडर दी सेड सेक्शन सो कॉल्ड 316 का 2। अब क्या बोल रहे हैं? 316 के 2 में कन्विक्शन किया जा सकता है, यहाँ कन्विक्टेड है और यहाँ चार्ज है। देखिए ये बारीकी पढ़नी है, ऊपर में चार्ज है, नीचे कन्विक्टेड है। तो सर आपने चार्ज किया 316(3) के लिए और सजा मुझे दे रहे 316(2) के लिए। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या निकल के आया कि जिस सेक्शन के लिए, जिस अपराध के लिए किसी अपराधी को चार्ज किया जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका
उसी सेक्शन में कन्विक्शन हो जाएगा। ये टीवी के जो डिबेट पर आते हैं ना, आधे अधूरे ज्ञान लेकर के चिल्लाते रहते हैं, वो बकवास फालतू वाली बात होती है। इसलिए आपको जो जानकार लोग हैं वो कम मिलेंगे, आपको सच्ची मत ये बात मानिए। जो सच्चे ज्ञानी लोग हैं ना वो आपको नहीं दिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये बात ही मानना पड़ेगा। मतलब वो कम रहेंगे, रहेंगे लेकिन अब क्या है, जमाना बदल गया है तो उधरना पड़ता है, लेकिन कम रहेंगे। कहते हैं ना सच्चे जो सन्यासी है वो हिमालय पर्वत पर है, और रामदेव बाबा कहाँ है, सीधा एकदम नोट छापने वाली मशीन बना रखे हैं। तो वो सीन बना हुआ है। अब जो भी है वट एवर जो दुनिया में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला। तो अभी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या निकल के आया, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी। मैंने क्या कहा, जो सेक्शन में लिखा है, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड, प्रूव क्या हुआ मेरा, 316 का 2, इंक्लूडेड इन द ऑफेंस चार्ज, और ऑफेंस क्या था चार्ज का, 316 का 3। अब समझ में आया सिंपल भाषा में, जिनको किसी को दिक्कत था तो। ये बीएनएस होगा, डबल एस नहीं होगा, ये बीएनएस होगा। एक केस के चलते कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला कांड हो जाएगा, समझ लीजिए, बहुत ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। सो 316 का 2 साबित हुआ, और 316 के 3 के लिए मुझे चार्ज किया गया। तो वही बात आ गई, प्रूव्ड है, और इसी में मेरे को सजा मिलेगी। तो इसके लिए 245 यहां पर क्या कर देंगे, मर्ज कर दिया, यहां कर कर क्या मिला दिया, मिला करके क्या कर दिया, फाइनल सजा दे दी दूसरे में। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। नाउ अब आइए इसके नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पर, क्या लिखा है, व्हाट persons may be charged jointly, what persons may be charged jointly, ये कहाँ मिलता है, सेक्शन 246 टू 46 में मिलता है। यहां तो सामने से कहा, 2-3 बार रिपीट करेंगे, व्हाट पर्सन्स, व्हाट पर्सन्स, व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज्ड ज्वाइंटली, मतलब सीधा हो गया कि पर्सन को आप चार्ज कर रहे हो ज्वाइंटली, यानी पर्सन्स को ज्वाइंट करके आप चार्ज लगा रहे हो। आदमी को ला ला करके आप उस पर चार्ज लगा रहे हो, एक आदमी उधर, एक आदमी उधर, एक आदमी उधर, सब आदमी को पकड़ पकड़ के ला रहे हो, और सब पे एक ही चार्ज लगा रहे हो, सबको एक ही अपराध में ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। रिपीट कर लिए, व्हाट पर्सन्स, व्हाट पर्सन्स, व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज्ड ज्वाइंटली, चार्ज्ड ज्वाइंटली, चार्ज ज्वाइंटली, किसको लगा रहे हो, पर्सन को। तो आप इसमें पढ़ा है, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, इसमें क्या डिस्कस किया है कि एक अपराध करने वाला मेन अक्यूज्ड, दूसरा उसको उकसाने वाला, एबेट करने वाला, या तीसरा जो अटेम्प्ट लेता है वो, उन तीनों को हम इकट्ठा एक जगह लाके एक ही अपराध के लिए चार्ज कर देंगे। ये सुबह वाली क्लास में हम लोग एबेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एबेटमेंट में यही कॉन्सेप्ट होता है, उत्प्रेरण बोलते हैं ना शायद, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण हिंदी में शायद दुष्प्रेरण बोलते हैं। तो उसमें यही कहानी हो रही है कि आप एबेट कर रहे हो, तो मैं जिस अपराध के लिए किसी पर्सन को एबेट करता हूं, उसी अपराध के लिए मुझे भी सजा मिलेगी। तो यहां क्या किया, 3 व्यक्ति को पकड़ के मिला लिया, मैं हूं कौन, मैं हूं एबेटर, और मैंने क्या किया, मैंने किसी एक्स नाम के पर्सन को उकसाया, चलिए ए कर देता हूं, ए नाम के पर्सन को उकसाया, तो ये फ्रंट पर घटनास्थल पर मौजूद कौन मिलेगा, ये मिला। ठीक है, नाउ अब ये हो गया। अब ये हो सकता है यहां पर एक और पर्सन मैं ले लेता हूं, जो क्या होगा, अटेम्प्ट भी लिया होगा। तो जो अटेम्प्ट लिया वो, जो यहां पर एबेट किया वो, और जो एबेटेड है वो, तीनों के तीनों को एक ही सेक्शन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, बुक कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या ज्वाइन हुआ, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन। अगर चलिए अटेम्प्ट वाले को हटा दें, तो 1 पर्सन और 2 पर्सन इन दोनों को ज्वाइन करके एक ही सेक्शन, एक ही अपराध लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी देखिए, रिसेंट न्यूज, ताजा न्यूज एकदम फ्रेश, कौन सा, सलमान खान के घर के ऊपर क्या चली, गोली चली, उसके अपार्टमेंट के ऊपर, बाहर चली ना उसके घर पे गोली। तो सलमान खान के घर के बाहर गोली चली, तो जो पर्सन गोली चलाने आया था वो था शूटर, जो पर्सन गोली चलाने आया था वो था शूटर। तो शूटर क्या है, शूटर को तो शूटर है, बस उसको निशाना लगाना आता है। भैया उसको तीर धनुष दे दोगे तो उससे निशाना लगा देगा, उसको कागज पेंसिल दे दोगे उससे भी निशाना लगा देगा, बंदूक दे दोगे तो भी निशाना लगा देगा, राइफल दोगे तो भी निशाना लगा देगा, टैंक दोगे तो भी निशाना। वो काम क्या है, शूटर का काम है सिर्फ निशाना लगाना। अब उसको क्या होगा,
उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड बैठा हुआ होगा, अब जिसका भी नाम आ जाए, लॉरेंस बिश्नोई, दिस दैट, जिसका भी नाम आ जाए, एक्स वाई जेड, तो पीछे एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं एबेटर। तो एबेटर कोई भी हो सकता है। तो एबेटर ने क्या किया, उसको हो सकता है कि पिस्टल अवेलेबल कराया, उसको हथियार मुहैया कराया, उसको गाड़ी मुहैया करवाई, उसको रेकी करवाया, उसको सलमान खान के घर के आसपास पहुंचवाया किसी तरीके से। भाई उस एरिया में ऐसे भी सिक्योरिटी रहती है, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, इन सब के घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है। शाहरुख खान के घर के बाहर तो आप कैमरा भी नहीं ऑन करके जा सकते हैं, मोबाइल भी आपको बाहर रखना अलाउड नहीं रहता है, आप उसके आगे पीछे जो करना है कर लो, उनके घर के पास सामने ऐसा आप कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है, एक पर्सन है जो एबेटर बैठा हुआ है, जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है वो, और जो फ्रंट पे गोली चलाया वो। तो जो पर्सन फ्रंट पे गोली चला के आ रहा है सलमान खान के घर के बाहर, वो पर्सन ने जो अपराध किया गोली चलाने का, वो अपराध, और यहां पर दूसरा अपराध जो पीछे बैठा है वो दोनों का सेम ही अपराध। अच्छा कौन सा अपराध बनेगा भाई दिवे, अगर शूटर पर एफआईआर हुई है तो किस सेक्शन में होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, शूटर को कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए? आईपीसी का, भी आईपीसी ही चल रहा है तो कौन सा सेक्शन लगना चाहिए हम लोगों के हिसाब से, एक नॉर्मल, पुलिस क्या लगा रही है छोड़ दीजिए, हम लोग अगर आपस में बात करें एकदम सिंपल लैंग्वेज में तो, एनीबडी? सर गोली किस पे चलाई, कोई था सर सामने, कोई नहीं था। या हवा में चलाई सर? नहीं, घर मैंने पे तो सुना नहीं, मैंने वैसे न्यूज चलिए नहीं सुना सुना नहीं। तो देखिए सुन के बताइएगा फिर आप लोग, जिसने भी नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन ये न्यूज़ है, क्लास के बाद भी देख लेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा या ऐसे भी डायरेक्ट आ जाएगा। पकड़े भी गए हैं, दो लोग हैं गुजरात से पकड़े गए हैं, दो शूटर पकड़ाए हैं गुजरात से, ठीक है। ये सब न्यूज़ विष्णु ही कर आती, बताते हैं सर। जो है बिश्नोई करा रहे हैं, जो करा रहे हैं उससे तो क्या करना। हम्म। अब उसमें अलग ही एंगल है कि भाई वो गैंग वार चल रहा है थे, अब दाऊद का जमाना तो लद गया, अब तो नए गैंगस्टर आ गया है लॉरेंस बिश्नोई, अब ये राज करेगा, ये पैसा वसूलेगा सबसे, ये जमाना फिर से आ गया 91 वाला। 91 में उसका दबदबा था किसका, डी कंपनी सो कॉल्ड दाऊद इब्राहिम का। दाऊद गंज। हाँ चलिए फिर हर, तो यहाँ पर आइडिया लग गया कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली, दिस इज सेक्शन नंबर 246। अब लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं कहते, यहाँ पर कहते हैं विथड्रॉवल, विथड्रॉवल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस, REMAINING, रिमेनिंग चार्जेस ऑन conviction on one of several charges। तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल बात होती है कि भैया विड्रॉवल, चार्ज का विड्रॉवल करने पर और विड्रॉवल करने के बाद क्या होता है इफेक्ट, उसकी बात की गई है। सेक्शन कौन सा लगा है, 247। तो देखिए अगर हम लोग शांति से, बिल्कुल शांति से बारीकी से देखें तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शन नंबर 3 मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे तो एक्सेप्शन नंबर 4 मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन नंबर 5 मिल रहा है, और यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। तो जो 5 पॉइंट बताए उसमें से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए, क्योंकि उसमें क्या था, 244 में हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, 243 में इलस्ट्रेशन जो लंबा चौड़ा मिल रहा है, वहां से हमने चीजों को क्या कर दिया, निचोड़ लिया। और ऊपर भी एक पॉइंट आपका मिलता है, ये भी इस एक्सेप्शन में रख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे तो कमिंग टू द पॉइंट क्या निकल के आया, अगर मैं इसका समरी निकालूं आप लोगों के लिए तो क्या निकलेगा, तो इसका अगर हम समरी निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। सर टू हाँ जी फोर्टी बताइए, सेवन में एक, हाँ, सर बोलिए। इसमें ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ये किसके लिए गया सर? ऑफिसर इसमें सेक्शन कंडक्टिंग द कौन सा है, प्रोसिक्यूशन। 237? नहीं, 47, हाँ सर। अच्छा ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बाद। देखिए इसका एक समरी अगर हम लोग ले लें, जो समरी क्या उसका भी अगर समरी बनाए, छोटे से भी और छोटा बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, व्हाट वी विल गेट हियर। तो अगर हम लोग छोटे से छोटा बनाएं इसको, समरी निकाले जो अंडर ऑफ चार्जेज में, तो क्या मिलता है बेसिकली इस पार्ट बी के अंदर, ये कहाँ दिया है पार्ट बी में, और ये कहाँ मिलता है, सेक्शन 241 से लेकर के 247 के बीच में मिलता है। इसमें क्या मिलेगा, दो हिस्सों में बांट दीजिए, मोटे तौर पे दो हिस्से में बांट सकते हैं, अगर इसको तीन हिस्सों में बांटें तो भी चलता है। देखिए मैं तीन हिस्सों में बांट के पहले दिखाता हूँ, फिर दो हिस्सों में भी आप बांट सकते हैं। तीन हिस्से में कौन कौन सा होगा, मैं की वर्ड दे रहा हूँ। पहला सिचुएशन जहां पर हम क्या बात करते हैं, सेपरेट ट्रायल, SEPARAT, सेपरेट
ट्रायल की बात करते हैं, सेपरेट चार्ज की बात करते हैं, उसकी बात करें, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल, उसकी बात करते हैं। दूसरा, इसका एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ओके, जनरल रूल। और लास्ट जो निकलेगा वो है विड्रॉवल। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपके बेयर एक्ट में लिखा है, आपको बेयर एक्ट से दिखाया, बेयर एक्ट से बताया। इसी को कहते हैं लोग, मैं अक्सर कहता हूँ ना, बेयर एक्ट सब कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़े ये कोई नहीं बताएगा, यही सीखना है, और ये मैंने आपके सामने किया है। सो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, विड्रॉवल ऑफ चार्जेस। तो तीन हिस्सों में अगर हम बांट दिया, तो हमने इसमें क्या ले लेना है, विड्रॉवल और चार्जेस में 247 लग जाएगा। यहां पर लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर थोड़ी समस्या आ रही है। क्या समस्या है, कुछ नहीं, यहां पर लगाइए तो 241 हो गया। और जो बचा कुचा सेक्शन आपके पास है वो यहां उठा के पटक दीजिए, 242, 243, 244, 245 छोड़ देंगे, 246। ये टोटल जो सेक्शंस हैं वो इसमें आपने कवर कर दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। इसमें हम कंसीडर करें 45 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैं उज्ज्वल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सीधी सीधी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक व्यू रिगार्डिंग ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। और उसके मैंने कल आपको, यानी बीते कल में आपको पूरा एक एक्सेप्शन की एक लिस्ट पकड़ा दी है, वो एक्सेप्शन की लिस्ट आप यहाँ पर डाल दीजिए, विड्रॉवल और चार्जेस सेपरेट, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जब भी चार्ज पढ़ना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ज्यादा फोकस करना है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस पर, कि तकलीफ देने वाला जो पार्ट है वो देता है, उलझाने वाला पार्ट है वही है। क्योंकि जब भी आपको चार्ज फ्रेम के क्वेश्चंस आएंगे तो ज्वाइंडर से निकल के आएंगे, बाकी तो आगे वाला जो पार्ट है वो खेल कूद है, वो सिंपली खेलकूद है, फॉर्मेट है। अच्छा, फॉर्म नंबर कौन सा लगता है बीएनएसएस में, जो कि चार्ज को डील करता है, फॉर्म नंबर कौन सा है, 32 है, 33 है, 34 है, कौन सा है, 33 सर, 33। 33। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए इसको मैं पहले यहाँ पर कर देता हूँ स्टॉप।